बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये मेन जो कंटेंट है आपके सामने स्लाइड नंबर 1 पे आपको शो हो रही है। आज के लेक्चर में जो है वो चंद चीज़ें हम जो है वो देखेंगे। कोर्स का इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ी सी मोटिवेशन के आप ये कोर्स क्यों पढ़ेंगे, क्या एडवांटेज हो सकते हैं आपको। इसके अलावा जो है डिटेल डिस्कशन ऑन कंटेंट होगी, ग्रेडिंग क्राइटेरिया वगैरह ये आपको पहले से ही बताइए। इसके लिए जो आपको कैलकुलस में बड़ी बेसिक चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर आपको आती है तो वो हम कभी कभार इस्तेमाल किया करेंगे, वो भी शुरू के लेक्चर में नहीं है। बाद में जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उधर हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। इसके अलावा अलजेब्रा में से जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको जो टेक्निक पता है बेसिक सी, वो आनी चाहिए। बुक्स जो हैं ये 4 आपके सामने नज़र आ रही हैं। इन 4 में से जो मर्ज़ी आपका दिल करे वो बुक उठाएं और पढ़ लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई भी बुक नहीं फॉलो करते तो कोई मसला नहीं है। इन लेक्चर के अंदर जो है वो सारी कंप्लीट जो है वो डिटेल आपके लिए होगी। अच्छा, लेक्चर जो है वो तो बहुत कम होते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है कि प्रैक्टिस मांगता है। इसमें जो है वो कंप्यूटेशन वर्क भी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी आ जाएगा। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। आप देख लें आपने एक वीक में कितनी ये हिस्ट्री देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक क्या चीज़ है? स्टैटिस्टिक जो है वो एक आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी है इसके मुताबिक एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि प्रोसीजर और टेक्निक को डील करता है टू कलेक्ट डाटा और उनको प्रोसेस करके एनालिसिस करने के लिए। जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, डाटा कलेक्ट करने का तरीकाकार क्या होगा ये स्टैटिस्टिक डिस्कस करती है। फिर वो डाटा कलेक्ट होने के बाद उसको कोई अरेंजमेंट देनी है या बस इसी तरह ही हमने प्रोसेस कर देना है, उसकी जो है वो जो प्रोसेस करना, फिर कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी न्यूमेरिकल डाटा को डील करने के लिए, और फिर जो हमारे पास कुछ आंसर आएंगे उन आंसर की मदद से हम रिजल्ट को कैसे इंटरपोलेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डील करती है स्टैटिस्टिक। इसमें जो है वो दो तरह की जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो ये दोनों जो है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इंजीनियरिंग मेथड और स्टैटिस्टिकल, इसमें आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट में कोई भी आपने डिस्क्रिप्शन है वो आपके पास क्लियरली होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे फैक्टर जो कि आपके फिनोमेना पे असरअंदाज हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके बाद आप मॉडल प्रपोज करेंगे या उसको मज़ीद फर्दर जो है वो सम टाइम पहले से मॉडल मौजूद होता है तो उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इसके बाद जो है मैनिपुलेशन होगी मॉडल की, सॉल्यूशन के साथ कन्फर्मेशन होती है और फिर कंक्लूजन की तरफ आ जाती है। अच्छा, ये थर्ड स्टेप पे अगर हमारा प्रपोज मॉडल और एक्सपेरिमेंटल वर्क भी है तो फिर हम क्या करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हैं वो वाले आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद हम अपने मॉडल को जो है वो प्रपोज करते हैं। अगर ये दरमियान में एक्सपेरिमेंटल डाटा हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपका इसी तरह ही स्ट्रेट चलता रहेगा। ये डिस्क्रिप्शन इसकी सारी गिवन है कि क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। कोई भी डिसीजन आपने लेनी है
मसलन ये छोटी छोटी कुछ आपकी रियल लाइफ में जो डिसीजन लेनी पड़ती हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सब्जेक्ट को तो बाद में करना ही है डिस्कस। द मार्क्स यू विल गेट ऑन द फाइनल एग्जाम, क्या प्रेडिक्शन होगी कि आप कितने मार्क्स जो हैं वो ले पाएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। सेकेंडली, और भी डिफरेंट लोग के डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपकी एनुअल इनकम क्या होगी आफ्टर नेक्स्ट कुछ भी चंद साल गुजरने के बाद। अभी वो साल गुजरे नहीं है लेकिन अभी से आप ये वाला आंसर चाहते हैं अपने क्वेश्चन का, तो आप कैसे ये चीज़ें बताएंगे। अभी आपने फाइनल एग्ज़ाम दिया नहीं, आप कैसे ये अपने एग्ज़ाम जो है वो जज करेंगे कि कितने एग्ज़ाम होंगे, कितने मार्क्स आएंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में। इसी तरह अभी जो है वो बाहर धूप निकली हुई है, कोई ऊपर बादल भी नहीं है, तो आपने कल के बारे में जो है वो रेन का अंदाज़ा लगाना है। वैसे तो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आप देख के बता ही देंगे, लेकिन अगर आपको वैसे अंदाज़ा लगाना है कि क्या कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये आप कैसे आंसर करेंगे इन क्वेश्चन का। एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं आंसर करने के। तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा माना जाएगा, जो कि आपका लिटरेट गैस होगा, कुछ कैलकुलेशन बेस, कुछ प्रीवियस डाटा की बेस पे आप जो है वो जो भी आंसर देंगे वो वाला आंसर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। मसलन आपके मार्क्स की बात करें तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देख के कुछ अंदाज़ा हो ही जाएगा कि पहले आप इस तरह परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो अब की दफ़ा जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपका रिज़ल्ट तकरीबन तकरीबन कुछ जो अंदाज़ा बताया जाएगा उसके करीब करीब भी बता दिया जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत ना की या आपने बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स्ट साइड पे बिल्कुल भी आपने स्टडी नहीं की, तो थोड़ा बहुत जो है वो अफेक्ट आएगा उस पर, इन चीज़ों का भी। लेकिन अगर इन चीज़ों का अफेक्ट ना आए, जैसे आप पहले स्टडी करते थे उसी तरह स्टडी कर रहे हैं, तो फिर जो आपका गेस होगा ऑन दी प्रीवियस डेटाबेस, वो आपका गेस जो है वो अच्छी प्रेडिक्शन देगा। दिल तो सबका करता है कि नहीं ए ग्रेड आना चाहिए, लेकिन वो डाटा की जो प्रेडिक्शन है अगर उसकी बेस पे आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, तो फिर आपका आंसर जो है वो जो रियल आंसर आने वाला है उसके करीब तर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो है वो ए ग्रेड लेना चाहें, तो एंड डे पे आपका ग्रेड जो है वो ए माइनर आ जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी थी, आपने प्रिपेयर ए के लिए किया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने डिफरेंस आएगा ना, ए माइनर पे चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो फ़र्क ऐसा तो नहीं ना हो जाएगा कि डायरेक्टली एफ पे चले जाएं। इसी तरह जो है वो इनकम का भी कुछ ग्रेजुअल इनकम आपकी इंक्रीज हो रही होगी, कुछ आपकी जो मेहनत है उधर वर्क प्लेस पे वो भी मैटर कर रही होगी, उसकी बेस पे आपको कोई इंक्रीमेंट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डाटा बेस पे अगर आप काउंट करेंगे तो आपको अच्छा आंसर देंगे। इसी तरह रेन की प्रेडिक्शन भी सेम वे पे की जाती है। आगे चल के हम जब एक्सपेक्टेशन वाले टॉपिक पे जाएंगे तो फिर देखेंगे कि रेन की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे पास, एक बड़ा डाटा कोई भी कलेक्टिव हो तो उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। इधर आपको ये वाला जो एक फिगर नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट लोग खड़े हैं, कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं, कुछ टाई वाले हैं, कुछ धोती वाले हैं, डिफरेंट स्टाइल के लोग खड़े हैं। तो कलेक्टिवली जब हम इन लोगों को देख रहे हैं तो ये हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी। ये कुछ चेयर पड़ी होती तो कलेक्टिवली जो आपके पास उनका एक सेट बनता, उसको आप पॉपुलेशन का नाम देते। अच्छा, उसमें से अगर हम कुछ खास नौइयत के लोगों को चूज कर रहे हैं
कि ऐसे लोग जिन्होंने कुछ कैरी किया हुआ है अगर हम उनको अलग कर लें, तो ये एक सूटकेस वाला बंदा, एक डायरी वाली मैम और ये एक फाइल वाला बंदा जो है वो, ये तीनों हमने किसी खास क्राइटेरिया की मदद से सैंपल इनमें से चूज कर लिए। तो अब सारे के सारी पॉपुलेशन नहीं आई इसमें, जो होल डाटा था उसमें से हमने एक सब पार्ट कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक के साथ हमने चूज कर लिए। तो इस स्पेशल जो चॉइस है हमारी, इसको हम सैंपल का नाम देते हैं। जो सैंपल से आप कैलकुलेशन करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उस स्टैटिस्टिक की बेस पे जो है वो हम इन्फ्रेंस करते हैं और पैरामीटर की गैस जो है वो हासिल कर लेते हैं। और फिर पैरामीटर का गैस एक्चुअली होता किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए होती है। पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है और जो सैंपल होता है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग स्टैटिस्टिक होता है। इन कंटेंट के अंदर जो है वो कुछ शुरू के लेक्चर जो हैं वो उनमें आपका आ जाता है, स्टैटिस्टिक आ जाती है। मसलन पहले दो कंटेंट जो हैं वो आपके स्टैटिस्टिक के शो हो रहे हैं। ये दो की बजाय हम इनको समझें 3 या 4 लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद जो थर्ड वाला कंटेंट है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से ऑनवर्ड जो है वो फिर सारे प्रोबेबिलिटी बेस पे ही चलेगा। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी तो उधर जो है वो हमें शुरू वाले जो लेक्चर हैं इनकी ज़रूरत पड़ने वाली। फिर आगे प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट टाइप आ जाती हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी आसानी पैदा करने के लिए कुछ थ्योरम है, उनमें से एक बेस थ्योरम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि रिवर्स इंफॉर्मेशन आपने हासिल करनी हो तो वो कैसे हासिल होती है। इसी तरह आपके डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन के साथ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटीज में जो है वो बड़ा स्लाइड डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा का। इसके बाद हमारी कर्व फिटिंग आ जाती है कि कोई डाटा गिवन है तो हम उसके ऊपर कर्व फिटिंग क्या कौन सी करेंगे, रिग्रेशन लाइन, कोरिलेशन, ये इस तरह की डिफरेंट जो है वो हमारी कर्व फिटिंग के अंदर आ जाती है। स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट, ये भी ऊपर जो शुरू के लेक्चर थे उनकी बेस पे होती हैं। इसके बाद कर्व फिटिंग बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड आ जाएगी। ये डिफरेंट टाइप की कर्व हैं। लीनियर कर्व आपको पता है, जिस स्ट्रेट लाइन जिसकी होती है उस तरह की जो कर्व हैं वो कैसे फिट की जाएंगी। उसके बाद जो है वो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जो है वो डिग्री 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। डिफरेंट डिग्री के पोलिनोमियल अगर आपके पास हों तो उस पे जो है वो आप कर्व फिटिंग कैसे करेंगे। इसी तरह एक्सपोनेंशियल कर्व और पावर कर्व जो है वो, उनकी भी कर्व फिटिंग कैसे होगी? डाटा गिवन होगा हमें तो हम चेक करते हैं कि हमारे डाटा पे जो है वो कौन सी जो कर्व है वो बेटर रिजल्ट दे रही है, कि हमारे डाटा की जो प्रेजेंटेशन है वो किस कर्व के थ्रू जो है वो प्रेजेंट की जा सकती है या डिस्क्राइब की जा सकती है। तो फिर हम उसके दरमियान में एरर देखते हैं, और एरर जिसमें लीस्ट होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, उसकी बेस पे जो है वो हम फर्दर अपनी प्रोसीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन है, स्टैटिस्टिक डिसीजन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। जी, ये दो लोगों ने जो है वो हैंड रेज किया हुआ है, मिर्ज़ा उमैर और हाजरा बीबी। जी, कोई इशू है तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है, मुझे इस टीम में नहीं ऐड किया गया, तो काइंडली मुझे टीम में ऐड कर दें। चले ठीक है,
ये काफ़ी सारे लोगों का इशू है। यस सर। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी का और का कोई इशू है तो वो पूछे। जी हाजरा, आप पूछें। अब ये इशू था और काफी गर्ल्स हैं जिनका नहीं हुआ मतलब इस टीम्स में ऐड नहीं हुई हुई। चलिए कोई मसला नहीं है, ये रिकॉर्डिंग जो है वो उनके पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम से जो हमारा तरीकाकार भी यही हुआ करेगा कि लेक्चर जो है वो मैं कोशिश करूँगा एक दिन पहले जो है वो अपलोड कर दिया करूँ। आप जो है वो बड़ी तसल्ली के साथ जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप वो लेक्चर जो है वो सुन लिया करेंगे, और फिर जब क्लास टाइम होगा उसमें हम जो जो आपके इशू होंगे उनको सॉल्व कर लिया करेंगे, या डिस्कशन जैसा भी होगा वो डिफरेंट लोग के डिफरेंट मसले मसाइल होते हैं, तो वो हम फिर जो है वो क्लास टाइम के अंदर डिस्कस किया करेंगे। तो अभी जो है वो आज वाले लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जब मैं ऐड करूँगा उन्हें वो रिकॉर्डिंग जो है वो देख के अपना काम चला लेंगे। ठीक है जी, और किसी का कोई इशू हो तो इसके अलावा इशू हो। सर जिन्होंने फिर लिंक से ज्वाइन किया उनकी अटेंडेंस का क्या इशू होगा? वो अटेंडेंस का भी कर लेंगे। विकास बोल रही हैं? यस सर विकास। ठीक है विकास, वो भी कर लेंगे। ओके सर। अच्छा, ये तो थे कंटेंट। इसके बाद जो है वो आपकी आ जाती है ये वाला एग्ज़ाम का वेटेज, आपको पता ही है। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तीन टाइप से जो तीन तरीकों से आप जो है वो डाटा को प्रेजेंट कर सकती हैं। उसमें जो है वो क्लासिफिकेशन, टेबल फॉर्म और ग्राफिकल डिस्प्ले। क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, किसी डिफरेंट टाइप के डाटा को जो है वो होमोजीनियस क्लासेस या ग्रुप्स की फॉर्म में जो है वो लिखने को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे आपकी सेक्शनिंग की जाती है, तो सेक्शनिंग करने का कोई ना कोई तरीका तो अडॉप्ट किया जाता है ना, कोई कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है। मसलन आपके रोल नंबर को जो है वो डिवाइड किया जाए 4 पे, तो अगर एक बचता है तो फिर आप किस बी सेक्शन में जाएंगे। अगर 2 लेफ़्ट ओवर है तो आप बी सी में जाएंगे, डी में जाएंगे, और इसी तरह ए का बचे वाले ए में जाते हैं तो, या एक और तरीका अडॉप्ट किया जाता है कि पहले 50 रोल नंबर जो हैं वो ए सेक्शन में होंगे, अगले 50 बी में, उससे अगले 50 सी, और उससे अगले डी। तो ये दोनों डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जिनकी बेसिस पे हमने आपके ग्रुप बना दिए। इसी तरह और भी डिफरेंट वे जो है वो हो सकते हैं ग्रुप के। कोई भी करेक्टरिस्टिक हद बंदी आप जो है वो रख के अपना डाटा को जो है वो अरेंज कर सकते हैं। इसको आप नाम देते हैं क्लासिफिकेशन का। इसमें जो है वो दो करेक्टरिस्टिक होती हैं। एक तो जो ऑब्जर्वेशन ईच क्लास के अंदर होती हैं वो सिमिलर होती हैं, और ऑब्जर्वेशन जो है वो दूसरी क्लास की ऑब्जर्वेशन से कोई ना कोई डिफरेंट करेक्टरिस्टिक लाजमी होगी, तब भी वो दूसरी क्लास में गई है ना। अगली फॉर्म है टेबुलेशन। टेबुलेशन जैसे आप सिंपल टेबल बनाते हैं, टेबल में जो है वो 1 वे टेबल भी होता है, 2 वे टेबल भी होता है। 1 वे टेबल में मोस्टली क्या होता है कि आपने एक ही नेचर की जो चीज़ें डिस्कस करनी हो तो उसमें आप 1 वे टेबल बनाते हैं। मसलन ऊपर एक रो लिखते हैं जिसमें आप टाइटल देते हैं और नीचे उनके जो है वो
नंबर आ जाते हैं। और सम टाइम जो है वो आपने एक से ज़्यादा जो है वो करेक्टरिस्टिक डिस्कस करनी हो उन्हीं एक ही सेट की, डाटा ऑफ सेट की, तो उस वक्त जो है वो आप क्या करते हैं, 2 वे टेबल बनाते हैं। वैसे तो 3 वे टेबल जो है वो भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो एंड वाले लेक्चर में अगर पड़ी तो उधर हम इसको डिस्कस कर देंगे। तो रो और फॉर्म, कॉलम की फॉर्म में जब आप डाटा को प्लेस करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। एडवांटेज इसके डिफरेंट वे में हम ले भी सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते तो हम इसको मज़ीद और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्हीं में से एक फॉर्म जो है वो हमारी ग्राफिकल डिस्प्ले है। ग्राफिकल डिस्प्ले में जो है वो डाटा आपका अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो, या आपने उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर लिया है, या आप उसको सेकंड टेबल फॉर्म के अंदर ले आए हैं, तो इन सारे डाटा को जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफिकल डिस्प्ले की मदद से। ग्राफिकल डिस्प्ले करने से एडवांटेज ये मिलता है कि फौरी तौर पे आप एक ही झलक के अंदर जो है वो सारे डाटा की जो इंफॉर्मेशन होती है वो रफली सी आपको मिल जाती है कि क्या पैटर्न है इसमें, क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, किधर इंक्रीज आ रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, हो जाता है। तो ग्राफिकल डिस्प्ले में भी जो है वो फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक ग्राफ बनाते हैं आप और एक डायाग्राम होती है। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, जिनका इस्तेमाल करके हम जो है वो पहली एग्जांपल देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाना सीखने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन जो आपके सामने लिखी है उसको आप देखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन अ टेबल विच शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप। दैट्स मीन जो आपकी फर्स्ट फॉर्म थी क्लासिफिकेशन, ये उसके अंदर लाई करती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बनाई कैसे जाती है, क्लासेस विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हर क्लास के सामने क्या होगा कि उस क्लास के अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे आपकी क्लास के 4 सेक्शन बनाए गए हैं, तो उन चारों सेक्शन के हर सेक्शन के कितने कितने जो है वो स्टूडेंट हैं, वो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। हर सेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑन एवरेज हम लगा लेते हैं, किसी की 49 होगी, किसी की 52 होगी, 54, 53, इस तरह की कोई फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी हर सेक्शन की। तो इधर सेक्शन हमारी क्या है, एक क्लास है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने स्टूडेंट हैं, फ्रीक्वेंसी हर क्लास की वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज रेफर्ड एज फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क्स, ये जो अभी हम क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, इसमें हमने कोई क्लास बनानी है। अब क्लास का जो इनिशियल पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट होगा, ये उसकी बेस पे ये चारों चीज़ें जो हैं वो हमारी डिसाइड होती हैं। क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स एक्चुअली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का मिड पॉइंट होता है, दोनों की एवरेज ले लेती हैं, दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेती हैं। क्लास इंटरवल रियल लाइन के ऊपर जैसे आप इंटरवल चूज करते हैं, उस रियल लाइन इंटरवल का एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, तो उसके दरमियान में जितने भी रियल नंबर आ रहे होते हैं वो उस इंटरवल का पार्ट होते हैं। वो आपके रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल, दोनों तरह के नंबर जो हैं वो होते हैं उस इंटरवल के अंदर। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री जो है, इनमें बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है। जब हम ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं फिर वो वाला डिफरेंस देखते हैं। हमें कुछ रॉ डाटा गिवन है। रॉ डाटा का मतलब है कि कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, कोई मशीन प्रोसेस कर रही है, उसकी हमने नोटिंग की है और वो नोटिंग जो है वो हमने डिस्प्ले कर दिया है। लेकिन ये जो डाटा गिवन है ये अनऑर्गेनाइज वे में है। इसकी अभी तक ना तो कोई क्लासिफिकेशन हमने बनाई है, ना ही इसे टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, और ना ही कोई ग्राफिकल डिस्प्ले है इसका।
तो हमसे इस डाटा के बारे में जो है वो पूछा ये गया कि इसकी क्लासिफिकेशन बनानी है इनटू ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में बनानी है ये अगर हमें बता दिया जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया जाता तो फिर डाटा का साइज देख के आप जो है वो खुद भी ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी क्लासेस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अभी ये टोटल जो ऑब्जर्वेशन है इनमें से हमने दो चीज़ें फिल्टर करनी है। पहली ऑब्जर्वेशन जो आपको लिखी हुई नज़र आ रही है वो क्या है, 106। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 107। उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपके पास 76। तो कोई पैटर्न नहीं है इनके अंदर। ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ये देखें नेक्स्ट वैल्यू डिक्रीज होने के बाद दोबारा फिर 82 आ गया। तो इंक्रीज डिक्रीज ये सारी मिक्स वैल्यू है, कोई पैटर्न के साथ नहीं है। तो इस वजह से हमने जो है वो इनमें से दो चीज़ें जो है वो फिल्टर करनी है। एक सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप जब ये सारी वैल्यू से एक दफ़ा थारली देखेंगे इनको तो आपको नज़र आएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो डाटा का 68 है। इसी तरह फिर आपने दोबारा ऑब्जर्वेशन को देखना है, तो जो आपके पास सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन आई है वो क्या है, 204। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन आएगी। तो हमने ये दो ऑब्जर्वेशन जो हैं वो नोट कर ली, एक स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा और एक लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा, जो कि हमें 204 और 68 मिली। अब वैसे तो ये ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इसके दरमियान में किसी एक ग्रुप में ज़्यादा भी आ सकती हैं, दूसरे में कम भी आ सकती हैं, लेकिन जो है वो हमने एक क्लासिफिकेशन बनानी है। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि लार्जेस्ट वैल्यू 204 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज़ 68। ये डिफरेंस हमने लिया है 136। दोनों लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लिया है विच इज़ 136। अब अगली चीज़, हम कितनी क्लासेस के अंदर इस डाटा को कन्वर्ट करें। तो अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फिर आपको उसी के रिस्पेक्ट से क्लासेस भी ज़्यादा बनानी है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये 50 के करीब लग रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, हमें पता भी चल जाएगा। जी ये 50 ही है। हम्म, 10 20 46 ये हो सकता है ये इधर गलती से 51 लिखा हो। चले हम ये डिसीजन लेनी है हमने कि क्लासेस कितनी बनानी चाहिए। तो ये 50 ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन के लिए अगर आप 5 क्लासेस भी बना लेंगे तो कोई मसला नहीं है।
5 क्लासेस बनाएंगे तो जो ऑन एवरेज जो है वो एक क्लास में 10 वैल्यू लाए आपकी करेंगी, और इसी तरह जो है वो ये ऑन एवरेज की बात हो रही है। जब हम डाटा को एक्चुअली प्लेस करेंगे अब क्लासेस के अंदर, तो उस वक्त जो है वो हम देखेंगे, हो सकता है कोई ऑब्जर्वेशन हमारी एक क्लास के अंदर 20 तक भी आ सकती हैं, 30 तक भी आ सकती हैं। तो कुछ क्लासेस के अंदर जो है वो डाटा कंडेंस होता है, कुछ के अंदर कंडेंस नहीं होता, आपकी चंद एक ऑब्जर्वेशन ही आती है। तो वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो क्लासेस इतनी कम ना हो कि क्लासेस बनाने का फ़ायदा ही ख़त्म हो जाए। मसलन आप 3 क्लासेस सिर्फ इस डाटा की बनाएं, तो 3 क्लासेस बनाने का क्या कोई एडवांटेज हमें मिलेगा कि वो डाटा हमारा जो है वो स्टिल कंडेंस ही रहेगा, कि एक क्लास के अंदर जो है वो 30 ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, एक के अंदर 15 आ जाती हैं और एक के अंदर 5 आ जाती हैं। कोई इतना बड़ा एडवांटेज नहीं मिलने वाला। तो हमने अपनी क्लासिफिकेशन करने का तरीकाकार ये रखना है कि हमारी जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए क्लासेस के अंदर, कि हर क्लास के अंदर कुछ ऐसा डाटा है जिसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो मिलती जुलती हो। मसलन ग्रेडिंग करती दफ़ा हम जैसे करते हैं, तो एक क्लास कैसे बनाई जाती है, ए ग्रेड वाले लोगों की क्लास बनाई जाती है। उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं 2 बार के दरमियान में जिनके मार्क्स जो हैं वो टॉप पे हों, मसलन 80 से लेकर 90 के दरमियान में हों। तो ये एक करैक्टरिस्टिक वाले लोग आ गए हैं जिनको ए ग्रेड अलाट करने 80 से लेकर 90 तक। लेकिन यही अगर मैं बहुत बड़ी एक ही क्लास बना रहा होता, पूरे 100 को मैंने 3 क्लासेस के अंदर कन्वर्ट किया होता, तो 1 से लेकर 30 तक नंबर वाले एक क्लास में आ जाते, 31 से लेकर 60 तक दूसरी क्लास में आ जाते, 61 से ऑनवर्ड जो है वो तीसरी क्लास में आ जाते। तो उसमें जो है वो डिसएडवांटेज हमें क्या होता कि जो 3 क्लासेस बनने का, कि जिसने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है ना, जिसने आपके मार्क्स लिए हैं 89, वो भी ए ग्रेड में लाई कर रहा है, और जिसने 61 लिए हैं वो भी ए ग्रेड में लाई कर रहे हैं। तो 61 वाले को तो एडवांटेज मिल गया, लेकिन जो 89 वाला है उसको डिसएडवांटेज है, कि उसको उसके बराबर कर दिया गया जो कि बिल्कुल भी मेहनती बंदा नहीं था। इसी तरह दूसरी क्लास के अंदर भी हम देखें तो जो सेकंड वाली क्लास होगी उसमें क्या है, 31 मार्क्स वाला बंदा और 59 मार्क्स वाला बंदा एक ही क्लास में एक ही ग्रेड पे खड़े हैं। तो इसी वजह से आपके पास जो है वो ग्रेड के ऑप्शन आपको ज़्यादा दिए जाते हैं कि जो जितनी मेहनत करे उसको उसी के मुताबिक ग्रेड मिले। तो एक रीजनेबल नंबर ऑफ क्लासेस हमने जो है वो चूज़ करना होता है। अब रीजनेबल क्या है, ये डाटा डिपेंडेंट भी है। सिर्फ जो है वो ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो हम देख लें 200 स्टूडेंट हैं तो उन पे जो है वो नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनेंगी। ये जो है वो डाटा डिपेंडेंट भी है कि हमारा डाटा इतने अच्छे से जो है वो प्लेस हो जाए कि हर करैक्टरिस्टिक जो है वो दूसरी से डिफ्रेंशिएट की जा सके। एक क्लास के अंदर जो मेंबर आए, जो ऑब्जर्वेशन आए, वो एक ही करैक्टरिस्टिक के लाए करें। अगर हम पर्पसफुली ये क्लासेस बनाते हैं, अगर कोई पर्पस नहीं है हमारा, वैसी क्लासेस बनानी है जैसे आपके सेक्शन बनाए गए हैं, तो पर्पस उधर ये है कि आपकी क्लासेस को बहुत ज़्यादा जो है वो हजूम से बचाने के लिए 4 जो है वो पोर्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वो पोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपके 4 सेक्शन बना दिए गए हैं। उसमें कोई करैक्टरिस्टिक नहीं देखी गई कि किस बंदे का जो है वो कितना मेहनती है, कितना टाइम देता है स्टडी को, ऐसी कोई करैक्टरिस्टिक नहीं देखी गई। जस्ट उसका रोल नंबर देखा गया और उसको किसी एक सेक्शन के अंदर प्लेस करने आ गए। तो ये हमारी कुछ जो है वो डिमांड भी हो सकती है कि आपने क्लासेस का करना क्या है बना के। तो अगर आपकी डिमांड जस्ट लोगों को डिवाइड करना है 4 हिस्सों में, तो फिर तो ये इस तरह की भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बना सकती हैं 4 सेक्शन की। लेकिन अगर आपने कोई पर्पस डिफरेंट रखा हुआ है, आपने ग्रेड असाइन करने हैं, तो फिर आप उनकी मार्क्स की बेस पे जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो
अभी जो है वो हमारे पास जो डाटा है, हम जो है वो एक रीजनेबल नंबर खुद ही चूज कर लेते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन, हमने ये नंबर इस तरह चूज किया है कि हमारी क्लासें ना तो बहुत ज़्यादा कंडेंस हों और ना ही एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास के साथ ओवरलैप हो। उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, 7 नंबर जो है वो चूज कर लेते हैं क्लासेस के, कि हमने डाटा को कन्वर्ट करना है इनटू 7 क्लासेस। ये हमारी अपनी चॉइस है फिलहाल। किस बेस पे हमने ये चॉइस की है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, आप फर्दर भी इस पे देख सकते हैं, बुक वगैरह हो गई। तो अभी हम चाह रहे हैं कि अपने डाटा को 7 क्लासेस के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन करें या 7 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करें। तो जो हमारे पास डिफरेंस आया था, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज़ 136, जब हमने उसको डिवाइड किया 7 क्लासेस के अंदर, पहले हमने डिसाइड कर लिया कि 7 क्लासेस बनानी है। जब ये डिसीजन हो गई है 7 क्लासेस वाली, तो हमने 136 को डिवाइड कर दिया 7 के ऊपर, और जब 7 पे डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास एक नंबर आया है 19.47। अब 19.47 के साथ अगर हम क्लासेस बनाना शुरू करें तो पॉसिबल है, क्लासेस बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं बन सकती, लेकिन जो है वो हमारा डाटा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इधर फिर क्या करने जा रहे हैं, हम इस डाटा को राउंड कर लेंगे। राउंड हम इस तरह कर रहे हैं कि अप अप कर रहे हैं, राउंड अप कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर जो कि 20 बनता है उस पर। ये एक्चुअली जो हमारे पास 19.47 आया, ये नंबर हमें हर क्लास का इंटरवल बता रहा है कि हर क्लास के जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान का इंटरवल है वो कितना होगा। तो एक्चुअली तो वो 19.47 आया अगर हमने 7 क्लासेस बनानी थी तो, लेकिन हमने इसको राउंड करके 20 बना लिया। 20 हमने इस वजह से बनाया कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में या मे बी आज के लेक्चर में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और इसके अलावा जो हमारी क्लासेस बनेंगी वो दिखने में भी थोड़ी सी रीज़नेबल नज़र आएंगी। अगर पॉइंट के साथ हम ये क्लासेस बनाएंगे तो हमारी क्लासेस इतनी अच्छी नहीं दिखेंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो 68 नंबर है और सबसे लास्ट पे 204 नंबर है। अब हम अपनी क्लासेस बनाने जा रहे हैं, आपने फर्स्ट कॉलम को देखना है। हम 68 से स्टार्ट कर सकते थे लेकिन हमने 65 से स्टार्ट लिया। ऐसा क्यों किया है हमने? सिक्सटी 65 से स्टार्ट लेने की चॉइस भी हमारी है। 68 से स्टार्ट लेते फिर भी कोई इशू नहीं था, 65 से स्टार्ट लेते फिर भी कोई इशू नहीं था। तो फिर हमने ऐसा क्यों किया, 65 से ही क्यों स्टार्ट किए? तो एक्चुअली इधर हमने रिवर्स क्लासेस बनाई। हम 68 से ऑनवर्ड क्लासेस बनाते जाएंगे तो हमारी क्लासेस 207 पे जाके ख़त्म हो जाएंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन की है। अब उसकी जो कीमत है वो तो चुकानी पड़ेगी। थोड़ी सी हमारी प्रेसिजन जो है वो कम हो जाएगी डाटा की, लेकिन क्योंकि हमने क्लास इंटरवल 19.47 आया था, हमने उसको राउंड करके 20 पे ले दिया। अब जो 19.47 की बजाय हमने 20 का इस्तेमाल किया है, अब उसकी बेस पे जो हमारे पास डाटा की प्रेसिजन है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। 65 से अगर स्टार्ट ले रहे हैं, अगर हम 204 तक लेके जाना चाह रहे हैं तो हम इधर से रिवर्स क्लासेस बनाते हुए 65 पे आके ख़त्म होंगी हमारी क्लासेस, और अगर हम 68 से स्टार्ट कर लेते हैं तो हमारी क्लासेस जो हैं वो 207 पे जाके ख़त्म होगी। तो दोनों तरह की क्लासेस ठीक हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप तीसरे तरीके से भी क्लासेस बनाएं तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आप जो है वो 68 से स्टार्ट करें और 204 पे ख़त्म कर दें विद द क्लास इंटरवल 19.47। अब आप देखें हर क्लास का जो इंटरवल है वो
आपको नज़र आ रहा है वो 20 है। 84 माइनस 65 आप करें तो आपके पास जो है वो, अब नेक्स्ट क्लास को आप देखें, 84 इसके अंदर इंक्लूड है और 85 जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंक्लूड है। ये दोनों क्लासेस ओवरलैप नहीं कर। इसी तरह 104 पे ये दूसरी क्लास ख़त्म हुई है तो नेक्स्ट क्लास जो है वो 105 से स्टार्ट हुई है। हर क्लास जो है वो दूसरी क्लास से अगले नंबर से स्टार्ट हो रही है ताकि ओवरलैपिंग ना आए। तो 65 से स्टार्ट होने वाली क्लास 84 पे ख़त्म हुई है। इसी तरह ऑनवर्ड हम 20 के डिफरेंस के साथ जो है वो अपनी क्लासेस बनाते हैं। ये हमारे पास क्लास लिमिट की बेस पे है। ये बता हमें क्या रही है कि पहली क्लास जो हमने चूज़ की है वो क्या है, 65 से लेकर 84 तक जो भी नंबर आएगा वो इस क्लास के अंदर लाया करेगी। हमने 4 चीज़ों की बात की थी, एक क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क्स और एक और भी चीज़ थी, कोई फ्रीक्वेंसी थी शायद। तो क्लास लिमिट तो हमारी ये होगी। अब क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में क्या डिफरेंस है, ये देखें। ये उसी तरह की ही क्लास है, हमने इसी डाटा से ही बनाई है। बनाई कैसे है, आप ये ऑब्जर्व करें, पहली दो क्लासेस, सेकंड क्लास 85 से स्टार्ट हो रही है और फर्स्ट क्लास एंड किधर हो रही है, 84 पे। अब हम डाटा को यूनिफाइड बनाने जा रहे हैं। यूनिफिकेशन कैसे करने जा रहे हैं कि 85 माइनस 84, यूनिफिकेशन एक्चुअली है क्या कि जिधर ये वाली पहली क्लास ख़त्म हो रही है अगली क्लास उसी पॉइंट से स्टार्ट हो। हर क्लास जिधर ख़त्म हो उसी पॉइंट से नेक्स्ट वाली क्लास स्टार्ट भी हो। इस चीज़ का नाम है क्लास बाउंड्री। जैसे आपकी स्टेडियम के अंदर होता है, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें जो है वो, जो बाउंड्री को जब तक आपका बॉल टच नहीं करता वो लिमिट के अंदर रह रहा होता है, और जब वो बाउंड्री लाइन के रोप को टच कर जाता है तो फिर जो है वो अंपायर कहता है बाउंड्री हो गई है। बाउंड्री अगर 4 है या उसे क्रॉस कर जाता है तो फिर भी अंपायर का यही सिग्नल होता है कि बाउंड्री हो गई है, रूल के मुताबिक 4 है या 6 है। तो जब तक बाउंड्री के साथ इंटैक्ट नहीं होता उस वक्त आपके पास वो लिमिट के अंदर ही रहता है। जो बाउंड्री की लिमिट है उनसे अंदर रहता है। बाउंड्री को जब तक इंटैक्ट नहीं करता या उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाता वो लिमिट के अंदर रहना हम उसको कहते हैं। तो 84 तक जब तक काम था तो ये पहली क्लास की लिमिट थी। अब ये पहली क्लास की जो बाउंड्री है ये 84.5 है कि जब 84.5 को टच करेगा तो फिर ये अगली क्लास अगले लेवल पे चला गया, बाउंड्री क्रॉस कर गया, ये अगली क्लास के अंदर अब आ गया 84.5। एक्चुअली हमें नज़र तो यही आ रहा है कि 84.5 जो है वो पहली क्लास का पॉइंट है, आखिरी पॉइंट जिधर ये क्लास ख़त्म हो रही है। लेकिन जिधर क्लास ख़त्म हो रही है उसी जगह से ही नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट रीजन भी उसी क्लास से स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में कोई गैप नहीं आ रहा। क्लास बाउंड्री का जो पर्पज़ है वो क्या है, दरमियान में कोई गैप नहीं आ रहा, वो एक कंटिन्यूसली डाटा हमारा फ्लो में चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दरमियान में कोई जंप आएगी। जो जंप वाला दरमियान में रोप वाला पोर्शन है उसको हमने क्या कह दिया, बाउंड्री का नाम दे दिया। तो जब हम अपनी क्लासेस को इस टाइप में लिखेंगे तो इस वक्त इनका नाम क्या होगा, क्लास बाउंड्रीज। और जब पहले वाली टाइप में लिखा है तो उस वक्त इनका नाम है क्लास लिमिट। अब ये क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री कैसे बनती हैं, आप सेकंड क्लास में, बल्कि कोई भी दो कंसेक्टिव क्लास जब आप देखेंगे तो जो सेकंड वाली क्लास है जो बॉटम पे आ रही है उसमें आप इनिशियल पॉइंट देखेंगे विच इज़ 85 है, जैसे इधर उसका डिफरेंस आपने लेना है टॉप वाली क्लास के साथ। कंसेक्टिव क्लासेस की बात हो रही है तो 85 माइनस 84, इस तरह आप डायगनल में देख रहे हैं 85 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5 आंसर आया। अब ये 0.5 आंसर आपने ये पहले वाले नंबर जो क्लास लिमिट के हैं इनमें से माइनस कर देने, और जो फाइनल पॉइंट हैं 84, 104, 124, इसी तरह ये फाइनल पॉइंट्स के अंदर ये 0.5 जो आंसर आया ये
ऐड कर देंगे। मसलन इधर कुछ नंबर इस तरह का होता, 82 पे ये पहली क्लास ख़त्म हो रही होती और 84 पे जो है वो ये नेक्स्ट वाली क्लास, चलें 82 और 86 कर ली। तो 82 और 86 का डिफरेंस हमने लिया तो 4 आ गया, 4 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2 आंसर आया। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, 2 को जो है वो पहले वाले इनिशियल नंबर में से माइनस करते जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 63, और इधर हमने क्या नंबर चूज किया था 82, तो उसमें ऐड करना है तो वो क्या बन जाएगा 84। इसी तरह इधर 86 था अगर, तो वो माइनस होके 84 बन जाएगा, और ये 104 जो है वो +2 ऐड होके 106 बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, जो भी नंबर आए इन डायगोनल के डिफरेंस से उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, और डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हमने इनिशियल नंबर से माइनस कर देना और फाइनल नंबर में ऐड कर देना। आपने इसके बाद क्या बनाने हैं, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स एक्चुअली क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के इनिशियल पॉइंट ऑफ क्लास और फाइनल पॉइंट ऑफ क्लास का मिड पॉइंट है। 64.5 और 84.5, इस क्लास बाउंड्री का मतलब अब ये है कि ये 64.5 से लेकर 84.5 तक जितने भी रियल नंबर हैं ये इस क्लास के अंदर लाई करते हैं। अब इस क्लास की जो क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री की कोई रिप्रेजेंटेशन, एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन जो हमने बनानी होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे बनते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री से भी बना सकते हैं आप, क्लास लिमिट से भी बना सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये दरमियान में जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये माइनस नहीं, ये डैश का साइन है, 64.5 टू 84.5। ये लिखने का तरीका है, दरमियान में माइनस का साइन नहीं है। तो हमने ये दोनों नंबर ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया, तो जो आउटपुट आएगा वो नंबर हम इधर लिख लेंगे क्लास मार्क्स के अंदर। तमाम क्लासेस के लिए ये वाले पॉइंट हमने इसी तरह फाइंड करने। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने देखा था दो चीज़ें होंगी, एक तो क्लास बाउंड्री होंगी या क्लास लिमिट होंगी या क्लास मार्क्स। ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ एक कॉलम हो, उसके साथ अगर फ्रीक्वेंसी को अटैच कर दिया जाए तो वो डाटा हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो हमने क्लास लिमिट भी बना ली है, क्लास बाउंड्री भी बना ली है और क्लास मार्क्स भी बना ली है। तो इन तीनों में अगर हम साथ इनके अटैच कर दें फ्रीक्वेंसी को, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। जी, तो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी बनी कैसे। इसके लिए हमने क्या करना है कि क्लास बाउंड्री जो है वो हम चलें चूज़ कर लेते हैं। वैसे तो क्लास लिमिट के साथ भी यही काम किया जा सकता है, लेकिन हम क्लास बाउंड्री से भी बना सकते हैं। करना क्या, हमने पहले टैली मार्क्स लगाने हैं कि हर क्लास के अंदर हम काउंट करना चाहते हैं कि कितनी जो ऑब्जर्वेशन है वो लाई कर रही है। तो उसके लिए जो तरीकाकार होता है वो ये है कि आप 1 बाय 1 जो है वो ऑब्जर्वेशन देखते जाएं। जैसे हमारे पास ये हम शुरू के चंद नंबर चूज़ कर लेते हैं, 106, 107 और 76।
तो ये जो क्लासेस हमने बनाई हुई हैं 106 किस क्लास के अंदर लाई करेगा, थर्ड क्लास के अंदर। आप इधर से देख लें या इधर से देख लें, क्लास बाउंड्री से या क्लास नंबर से। चलें हम यूनिफाइड कर लेते हैं सारी चीज़ें, अभी क्लास बाउंड्री से देख के हम बना रहे हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन 106 वो किस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है, वो ये थर्ड वाले इंटरवल के अंदर लाई कर रही है। तो हमने एक वर्टिकल बार जो है वो इधर प्लेस कर ली। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है हमारी 107। अगेन हम देखेंगे ये किस क्लास में लाई कर रही है, इसी क्लास में, थर्ड वाली में। तो एक और वर्टिकल बार जो है वो हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद अगली जो ऑब्जर्वेशन है 76 जो है वो हमारी पहले वाले इंटरवल के अंदर लाई कर रही है। तो पहले इंटरवल के अंदर एक वर्टिकल बार लगा लेंगे। इसी तरह आपने 1 बाय 1 उधर से जो प्रीवियस स्लाइड से अपनी ऑब्जर्वेशन देखते जाने और एक एक वर्टिकल बार जो है वो प्लेस करती जानी है। जिस इंटरवल के अंदर जो है वो आपकी वैल्यू आ रही है, लाई कर रही है, उसी इंटरवल के सामने जो है वो आपने टैली मार्क्स वाले कॉलम में एक वर्टिकल बार लगा देंगे। और फिर आप देख रहे हैं ये आपके पास एक बंडल के लिए हमने क्रॉस बार लगाया है। जब पांचवी आपके पास 4 हो जाएं और जब पांचवा आपके पास ऑब्जर्वेशन आ जाए उसी क्लास के अंदर, तो फिर आपने जो है वो 4 के ऊपर पांचवें को बंडल करने के लिए जो है वो क्रॉस डायगोनल के अंदर जो है वो प्लेस कर देना है। तो एक्चुअली ये जो 5 हैं, ये एक 5 की कैलकुलेशन बन गई है, 4 वर्टिकल बार और पांचवा क्रॉस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 4 वर्टिकल बार हैं, 5 क्रॉस नहीं है। तो हम अब इनको जब काउंट करेंगे बाद में, तो 4 और 5 9। क्विकली हमने अपना डाटा लिख लिया कि इसमें 9 ऑब्जर्वेशन आ रही। बाद में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये टैली मार्क्स हमारे किसी काम के नहीं होंगे, हमें ये फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी कैलकुलेशन करने के लिए। इसी तरह सेकंड क्लास के अंदर जो है वो 2 बंडल आपके आ रहे हैं 5-5 के, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। तीसरी क्लास में जो है वो 3 बंडल हैं 5-5 के और 2 जो है वो वर्टिकल बार हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी 17 हो गई। इसी तरह बाकी क्लासेस के लिए भी आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो नोट कर लेनी है। तो अब आपके पास 3 तरह डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप लिख सकते हैं। आइदर आपके पास फर्स्ट कॉलम हो और लास्ट कॉलम हो, सेकंड कॉलम हो और लास्ट कॉलम हो, थर्ड कॉलम हो और लास्ट कॉलम हो। इन तीनों प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। कि आइदर आपका पहला कॉलम गिवन हो और लास्ट कॉलम गिवन हो, या दूसरे कॉलम के साथ लास्ट कॉलम गिवन हो, या तीसरे के साथ लास्ट कॉलम गिवन हो, तो आप इन तीनों डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। अच्छा, एक और डेफिनेशन है हमारी, ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय कॉन्टिन्यूअस कर्व। इसी तरह डायाग्राम जो है वो अगर इस कॉन्टिन्यूअस कर्व के अलावा कोई और विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको हम नाम देते हैं डायाग्राम का। इसमें आगे फर्दर जो आपके पास टाइप आती हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, सेक्टर की फॉर्म में आप अगर दें, मल्टीपल बार चार्ट, तो ये महदूद नहीं है। इसके अलावा जो है वो मज़ीद भी आपकी ये डायाग्राम जो है वो, जो भी आप कंटिन्यूस कर्व के अलावा डाटा की रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो आपकी डायाग्राम कहलाएगा। तो सिंपल बार चार्ट में क्या होता है कि आप एक 2 तरीकों से आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल बार से। तो अगर आप वर्टिकल बार से करते हैं मोस्टली लोग, तो वर्टिकल बार की जो हाइट है वो एक्चुअली हमें क्या बता रही होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। तो हर क्लास की जो हाइट है, हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम जो है वो हाइट के साथ प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। तो वो हमारी जो विड्थ या लेंथ जो बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी की रिप्रेजेंटेशन देती है। मसलन एक सिंपल सी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये 5 डिफरेंट ईयर हैं, इनके अंदर जो है वो आपके पास टर्नओवर है किसी कंपनी का। तो टर्नओवर इन डॉलर जो है वो गिवन है डिफरेंट
सालों के अंदर डिफरेंट जो है वो आपके पास टर्नओवर है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम अगर ग्राफिकली करना चाहें और ग्राफ में भी हम सिंपल बार चार्ट की मदद से करना चाहें। सिंपल बार चार्ट क्यों? क्योंकि एक ही करेक्टरिस्टिक है, टर्नओवर गिवन है, कोई प्रोडक्शन की बात नहीं है, कोई सेकंड करेक्टरिस्टिक नहीं है। जब तक सेकंड करेक्टरिस्टिक नहीं है तो हमारा सिंपल बार चार्ट इस्तेमाल होगा। तो सिंपल बार चार्ट में हम क्या करेंगे, हर साल के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल बार जो है वो ड्रा करेंगे। उस वर्टिकल बार में जो फ्रीक्वेंसी होगी हर साल की, उसके मुताबिक जो है वो हमारी हाइट आ जाएगी। तो एक्चुअली आप यही समझ सकते हैं कि इधर हमें क्लास मार्क्स गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। 9065 एक क्लास मार्क्स है, 9066 दूसरा है, 67 तीसरा है, 68 और 69 ये 5 क्लास मार्क्स गिवन है। हर क्लास मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन है। $35,000 जो है वो आपकी पहली फ्रीक्वेंसी है जो कि 9065 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जब आप पहली बार ड्रा करेंगे 9065 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? ये अप्रॉक्सीमेटली ड्रा होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा नहीं करने होते। तो ये 30,000 और 40,000 के दरमियान में मिडल में हाइट आप इसकी चूज़ करेंगे। अगेंस्ट 9065 आपने हाइट कितनी चूज़ की? $35,000। आपने स्केल क्या रखा हुआ है? 10,000 का। इसी तरह 9066 के कॉरस्पॉन्डिंग 42,000 है। तो आप देख सकते हैं 40,000 और 50,000 के दरमियान में आपने अब मिडल में नहीं रखा, 40,000 के थोड़ा करीब है। अगर आप 10 पोर्शन के अंदर रफली डिवाइड कर लें तो 2 पोर्शन जो है वो कवर किए हैं 40 से अबव इसमें। तो 9066 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमने कितनी चूज़ की है? 42,000। इसी तरह 9067 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी हाइट आ रही है उसको प्लेस करें 68 और 69। तो ये जो आपके पास प्रेजेंटेशन आई है डाटा की, इसको हम कहते हैं सिंपल बार चार्ट। अब अगर आपको ये वाला डाटा ना गिवन हो, सिंपल ये वाला बार चार्ट गिवन हो, आपको कहा जाए डाटा को इंटरपोलेट करें, क्या ये डाटा किस तरह का है, तो आप में से कोई बंदा बता सकेगा कि ये डाटा किस तरह का है? कि जो टर्नओवर इन डॉलर है वो क्या हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है इन बार को देख के कि ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एक होता है ना अब्रप्ट चेंज आ रहा है, वो नहीं है इसमें, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। 30 से अगले साल पे जो है वो 40 पे गया है, 40 से 42 पे गया है, 42 के बाद 43 एंड 500, 4800, इसी तरह जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। अब्रप्टली चेंज होता तो इस बार के बाद पता चलता जी ये बार इधर तक हाइट में चली गई है, फिर अगले ही साल फिर जो है वो ज़मीन पे आ गई है। उतार चढ़ाव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, एक ग्रेजुअल वे में इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। आप में से अगर किसी ने आइल्स का एग्ज़ाम दिया हो तो इस तरह के उधर जो है वो आपको चार्ट दिए जाते हैं और कहा जाता है इनको जो है वो डिस्कस करें कि ये किस तरह का डाटा है या डाटा के अंदर क्या चेंज आ रहे हैं। तो उधर ये कीवर्ड ही आपके काम आ रहे होते हैं कि ग्रेजुअल चेंज है आपका, ग्रेजुअल इंक्रीज है, डिक्रीज है। ये 4 तरह का कोई उधर कीवर्ड जो है वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं, या टेक्निकल बुक के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट में जो है वो जब एक से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक आ जाएं किसी चीज़ की, किसी क्लासिफिकेशन की, तो उस वक्त जो है हम जो है वो मल्टीपल बार चार्ट ड्रा करते हैं। मल्टीपल बार चार्ट में क्या होता है कि हर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा जो है वो बार, ग्रुप ऑफ बार जो है वो हम ड्रा करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, इसमें अब 2 करैक्टरिस्टिक हैं, 3 क्लासेस हमें गिवन है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि आपके पास क्लास मार्क्स हों, क्लास लिमिट हों या क्लास बाउंड्री हों।
तो आपके पास क्या बन जाती है, एक क्लासिफिकेशन बन जाती है अगर उसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी अटैच करती है। तो इधर प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमें क्लास मार्क्स गिवन थे और साथ फ्रीक्वेंसी गिवन थी, जबकि इस एग्जांपल में हमें क्लास बाउंड्री गिवन है, सॉरी क्लास लिमिट गिवन है। बाउंड्री की क्या निशानी है कि जिधर पहली क्लास ख़त्म हो रही हो उधर से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये पहली क्लास 66 पे ख़त्म हो रही है, 1966 पे, और अगली क्लास 1970 से स्टार्ट हो रही है। तो दरमियान में गैप होने का मतलब है कि ये क्लास लिमिट नहीं हो सकती, क्लास बाउंड्री नहीं हो सकती, ये क्लास लिमिट होगी। तो हर क्लास की जो है वो आप इधर से उसको देख सकते हैं कि वो क्लास लिमिट दे रहा है या क्लास बाउंड्री दे रहा है। लेकिन कोई भी हमारे पास हो, क्लास बाउंड्री हो या क्लास लिमिट हो, ये वाला जो काम हम करने जा रहे हैं ये किया जा सकता है। अब 3 क्लासेस गिवन है, 1965 टू 1966, 1970 टू 71 और 1975 टू 1976। 3 क्लास लिमिट जो है वो हमें गिवन है, दैट्स मीन 3 ग्रुप बन रहे हैं। तो पहले ग्रुप के अंदर जो है वो 2 चीज़ें हमें गिवन है, एक एरिया क्या था और प्रोडक्शन उसने क्या हासिल की है किसान ने। दूसरी क्लास के अंदर एरिया क्या था और प्रोडक्शन क्या हासिल किया है। इसी तरह तीसरी क्लास में कितना एरिया जो है वो कल्टीवेट करके जो है वो उससे प्रोडक्शन कितनी है। तो एरिया के लिए जो है वो हमने, आपको एरिया के लिए ये कीवर्ड नज़र आ रहा होगा, नीचे छोटा सा एक डॉट है, कलर डॉट, और साथ जो है वो कीवर्ड है कि ये एरिया के लिए ये कलर इस्तेमाल हो रहा है, और जो ग्रीनिश या येलोश आपको नज़र आ रहा होगा ये प्रोडक्शन के लिए है। तो हर ग्रुप के अंदर जो है वो ग्रुप ऑफ बार जो है वो उसके अंदर 2-2 बार आ रही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जब भी आएंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल बार चार्ट। तो अब हर ग्रुप के अंदर जो है वो 2-2 बार चार्ट आ रही हैं। पहले बार चार्ट में जो है वो एरिया शो हो रहा है और दूसरी में प्रोडक्शन शो हो रही है। तो पहले ही ग्रुप के अंदर जो है वो एरिया की फ्रीक्वेंसी जब आप ड्रा करेंगे तो वो आपकी कितनी आएगी, 2866 रफली आपने ड्रा करना है, कोई एग्जैक्ट नहीं ड्रा होता ये। अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट भी ड्रा हो जाएगा, लेकिन अगर आप बाय हैंड कर रहे हैं तो फिर आप रफली करेंगे। अच्छा, अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर करना होगा तो ये कलर वगैरह तो नहीं होंगे, तो फिर आप डिफरेंट वे में जो है वो अपने बार को जो है वो ग्रेडिंग कर सकते हैं, उनके अंदर क्रॉस लाइनिंग लगा सकते हैं, लेफ़्ट इंक्लाइंड लगा सकते हैं, राइट इंक्लाइंड लगा सकते हैं, ताकि एक बार दूसरी से डिस्टिंग्विश की जा सके। तो ये तीनों बार के लिए हमने जब डाटा को प्लेस कर लिया, एरिया की जो हाइट है वो भी रखनी और इसी तरह प्रोडक्शन की हाइट जो है वो भी रखनी है। अच्छा, इसमें एक इशू ये आता है कि ये जो यूनिट है आपकी, एरिया की यूनिट कुछ और हैं, प्रोडक्शन की यूनिट कुछ और हैं। तो सम टाइम ये मसला हो जाता है कि वो यूनिट बड़ी अजीब सी आ जाती हैं कि कोई बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पे बहुत छोटे नंबर आ रही हैं। मसलन ये किलो के हिसाब से होती प्रोडक्शन आपकी, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर होता प्रोडक्शन का। काटन प्रोडक्शन है तो ये 1588 जो है ये आपके पास, शायद इसने शुरू में बताया होगा कि ये टन की फार्म में है या मनु की फार्म में है, लेकिन यही अगर किलो की फार्म में होती तो फिर तो ये नंबर बहुत बड़ा होता। तो फिर अगर बहुत बड़े नंबर हमें गिवन होते किलो वाले फार्म में, तो फिर हमें खुद थोड़ा सा गैस करना था कि ये डाटा जो है इसको कंपैटिबल होना चाहिए, कि एक बार जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं ना कि आप अगर यूईटी टेक्सला में बैठे हैं तो एक बार स्टार्ट हो के आपकी म्यूज़ियम तक जा रही है और दूसरी बार जो है वो यूईटी टेक्सला से स्टार्ट हो के लाहौर तक जा रही है, इनका कंपैरिजन नहीं बनेगा। मसलन आपने सफ़र ही करना है, एक बस में बैठना है, तो आप बाईपास पे उतर जाएं तो आपको ना तो रास्ते में जो है वो फ्रेश होने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यही अगर आपने लाहौर में तक जाना है
तो फिर आपको रास्ते में ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं उसकी, तो आपको कम से कम 1 या 2 ब्रेक जो है वो रास्ते में चाहिए होती हैं। तो ये छोटे से सफ़र की बात हमने की है, तो उसके अंदर भी डिफरेंस आ गया। इसी तरह जब डाटा की कंपैरिजन की बात आएगी तो उसमें भी डिफरेंट जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। डाटा का कंपैरिजन करना फिर आसान नहीं रहेगा, वो जो काम हम करना चाह रहे थे वो दरमियान में से पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा कि अगर हमारा डाटा कंपैटिबल ना हुआ, क्योंकि एक ही स्केल के ऊपर दोनों चीज़ों ने ड्रा होना है। तो 1588 के आगे 2-4 ज़ीरो और लगे होते तो फिर वो नंबर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता, तो फिर ये दोनों बार जो है वो एक ही स्केल पे देखना मुश्किल हो जाती। तो इस वजह से हमने फिर क्या करना है, अगर हमारा डाटा कुछ ही और यूनिट के अंदर है तो उसको कंपैटिबल बनाने के लिए हम बड़ी यूनिट में भी दूसरे डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्शन यूनिट हमें पता होनी चाहिए। कंपोनेंट बार चार्ट एक और डिफरेंट टाइप है। कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होता है कि एक ही बार के डिफरेंट पोर्शन बना लिए जाते हैं। मल्टीपल बार चार्ट में क्या था कि हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए अलग बार बनाई जाती थी। कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होता है कि हर ग्रुप के लिए, हर क्लास मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लगाई जाती है। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हैं तो हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए उस बार के अंदर कुछ खास पोर्शन रख लिया जाता है। जब इस तरह ड्रा किया जाए ये बार चार्ट तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट बार चार्ट। तो जो इधर हमारे पास मार्क्स गिवन है वो हैं सिटीज़ पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, 4 जो है वो हमारे पास क्लास मार्क्स गिवन है। और इनकी जो है वो एक तो हमें टोटल क्या चीज़ है, पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन गिवन है, और फिर इसका मेल की पॉपुलेशन भी गिवन है और फीमेल की पॉपुलेशन भी गिवन है। और इसका मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल पॉपुलेशन भी बन जाएगी। अगर नहीं भी गिवन तो फिर भी कोई मसला नहीं है, टोटल पॉपुलेशन। अगर जस्ट आपको मेल और फीमेल दोनों 2 कैरेक्टरिस्टिक की गिवन होती तो फिर भी आप जो है वो ये काम कर सकते थे। इधर सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, 2 तरह की जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो, 4, 5, 6, उसके ऊपर भी आप कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पेशावर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बार हम ड्रा करेंगे उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक कैसे जो है वो हमने प्लेस करनी है। तो एक हमने पेशावर के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले तो टोटल हाइट 66 ड्रा की, फिर उसमें से जो है वो 33 का हमें पता था कि वो कितनी है, मेल की आपकी मेल की थी, फीमेल की थी, मेल की 33 है और फीमेल की 31। तो पेशावर के कॉरेस्पॉन्डिंग 33 और 31 रेशो। इसका मतलब है तकरीबन ये दोनों पोर्शन बराबर ही हैं, स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आप बाय हैंड ड्रा कर रहे हैं तो ये वाला डिफरेंस जो है वो शो करना भी मुश्किल हो जाता है, ये इतना कम है। इसी तरह रावलपिंडी के लिए और सरगोदा और लाहौर के लिए भी आप यही दोनों कंपोनेंट ड्रा करेंगे। और इसमें आपने देखा हर सिटी जो है वो हर मार्क्स जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आपकी चार्ट बना है, एक ही बार बनी है। उस बार के अंदर जितना पोर्शन हर कैटेगरी का आ रहा है उसको हमने हाईलाइट कर दिया विद डिफरेंट कलर। अगर कलर अवेलेबल ना हो तो आप इसको डिफरेंट पैटर्न दे सकते हैं, ग्रीटिंग, क्रॉसिंग, डार्ट लगा सकते हैं, जो भी आपके पास पैटर्न बनाने पॉसिबल हो। नेक्स्ट हमारे पास है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में क्या होता है, इधर तो आपने एक वर्टिकल बार लगाई थी कंपोनेंट बार में, पाई डायग्राम में जस्ट इतना डिफरेंस आया कि आप अब अपना सर्कल की फॉर्म में जो है वो डाटा को प्रेजेंट करते हैं, और सर्कल के अंदर हर जो फ्रीक्वेंसी आती है, हर कंपोनेंट आता है, उसको आप एक सेक्टर की मदद से जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और सेक्टर जो है वो उसके लिए, क्योंकि अब ये आपका एंगल की फॉर्म में आ गया है, 360 पूरा सर्कल होगा
और उसमें से जितनी जितनी प्रेजेंटेशन आपकी डाटा की आती है फ्रीक्वेंसी बेस, वो वाला कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी, उसको अगर 360 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो हर पोर्शन का एक एंगल आ जाएगा। उसी एंगल का एक सेक्टर आप ड्रा करेंगे सर्कल के अंदर, तो आपको जो है वो पाई डायग्राम मिल जाएगी। मसलन आपके पास ये डिफरेंट एक्सपेंडिचर गिवन है एक फैमिली के, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो हमने एंगल फाइंड करनी है। एंगल कैसे फाइंड किए कि ये जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो हमारे पास 150 था। जब हमने ये एक्सपेंडिचर डिफरेंट जो मद में आ रहा है, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल और मिसेलियंस की फॉर्म में, इनको ऐड किया तो ये $150 या जो भी आपकी यूनिट है उसमें आ गया। 150 को अब हमने कन्वर्ट करना है एंगल की फॉर्म में। तो फूड का कितना एंगल आएगा, 50 डिवाइडेड बाय होल 150, तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर देना है 360 के साथ। ये 360 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको इधर डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअली 50 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 150 है। इसी तरह 30 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 150। तो जो कंपोनेंट पार्ट है 20 डिवाइडेड बाय 150 होगा, जो आंसर आएगा उसको 360 के साथ, क्योंकि एंगल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं सर्कल के एंगल के अंदर, तो जो हमारे पास एंगल आएगा वो 48 आ जाएगा। इसी तरह फ्यूल और मिसेलियंस के लिए भी आपके पास एंगल आ जाएंगे। तो हर एंगल जो है वो आपने सर्कल के अंदर रफली ड्रा कर देना है। आपके पास ये 5 जो कमोडिटी थी एक्सपेंडिचर थे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो 5 सेक्टर बन गए हैं। एक पहला सेक्टर आपका 120 एंगल का बने, दूसरा 72 एंगल का है, अगला 48 का है, 36 और लास्ट वाला 84 का। आप रफली भी करेंगे तो जो पर्पस होता है वो शो हो जाता है। अगर आप कलर दे रहे हैं या डिफरेंट पैटर्न दे रहे हैं तो हर कलर या पैटर्न को आप जो है वो साथ बता देंगे कि ये किस चीज़ के लिए है। क्योंकि जब आप ये पाई डायाग्राम बनाते हैं या कोई भी डायाग्राम बनाते हैं तो फिर ये डाटा का साथ कोई मकसद नहीं रहता, ये ख़त्म हो गया। डायाग्राम बनाने का मकसद ही ये है कि आपको डायाग्राम गिवन हो तो आप उसी से ही सारी चीज़ें जो है वो स्टडी कर पाएँ या जो भी डिस्कशन है अगली उस पर कर पाएँ। तो आपको की पता होनी चाहिए फिर कि ये जो कलर है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। फूड का जो शो है एरिया कर रहा है वो कलर कौन सा है, क्लॉथिंग के लिए कौन सा है, हाउस रेंट के। ये छोटे छोटे डाट आपको लगा के साथ बता दिया गया। आपने भी जब बनाने हैं तो जो भी ग्रीडिंग आप इस्तेमाल करें, क्रॉसिंग, जो भी पैटर्न आपने डिफरेंट इस्तेमाल करने हैं उनको साथ कीवर्ड के तौर पे साथ बताना लाजमी होता है। इसके बाद हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हिस्टोग्राम और अगर इधर आई आ रहा है तो ये हिस्टोरीग्राम है। हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम का जो आपके पास है वो दोनों में डिफरेंस है। A curve showing change in the value of one or more item from one period of to next period of time is known as histogram. मसलन ये कंटिन्यूस आपके पास एक डाटा है, तो 1929 टू 1930 एक कंटिन्यूस आपका चेंज आपको पता चल रहा है। ये आया किधर है, नंबर ऑफ कार से बने, लेकिन ये कंटिन्यूस आपने एक डाट इधर लगाया 98 का, दूसरा डाट इधर लगाया 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग 74 का, तीसरा 31 के कॉरेस्पॉन्डिंग 68 फ्रीक्वेंसी। तो इनको तीनों डाट को जो मिलाने से आपके पास एक कर्व बनी है, ये एक स्मूथ कर्व है। तो ये आपका हिस्टोरीग्राम के अंदर है। अब हिस्टोग्राम जो है वो डिफरेंट चीज़ है। अ हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, वो इज वर्टिकल बार थी। सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट में आपकी जो रेक्टेंगल बन रही थी उनका एडजेसेंट होना लाजमी नहीं था, उनके दरमियान में गैप हो सकता था। वो क्लास बाउंड्री की बेस पे नहीं होती थी, वो क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स, इनकी बेस पे भी बन सकती थी। लेकिन जो हिस्टोग्राम है इसके अंदर जो है वो आप
आपकी दो क्लासेस जो हैं वो उनका एडजेसेंट होना लाजमी है। इसका मतलब है जो हिस्टोग्राम है वो आपका हमेशा क्लास बाउंड्री की बेस पे बनेगा। जो सिंपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, उनके अंदर जो है वो ये वाली कंडीशन नहीं थी। अगर एडजेसेंट होंगी तो फिर भी वो बन सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। हिस्टोग्राम तब भी बनेगा जब ये दोनों क्लासेस एडजेसेंट होंगी, और जब दो क्लासेस एडजेसेंट होती हैं तो उस वक्त हम क्लासेस को क्या नाम देते हैं? क्लास बाउंड्री का नाम देते हैं। इसका मतलब है जब भी हिस्टोग्राम का नाम आएगा तो आपको क्लास बाउंड्री में अपना डाटा कन्वर्ट करना, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोपोर्शनल हाइट आप ड्रा करते हैं वो उसी तरह आपकी ड्रा होती जाएगी। अच्छा, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन तो कंप्लीट हम कर लें। अ हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल whose bases are marked off by class boundary। कि अब हर क्लास की बाउंड्री जो है वो भी मैटर कर रही है। स्टार्टिंग पॉइंट से जो बेस है वो भी मैटर करेगी कि वो कितनी चौड़ी होगी आपकी वो वर्टिकल बार जो है, वो भी अब मैटर करनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम उसके इनिशियल पॉइंट पे रखेंगे और फाइनल पॉइंट जो है वो एंडिंग पॉइंट होगा उसकी बेस पे। बेस किधर बनेगी? एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर उसकी हाइट कितनी लेनी है वो फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाती है। हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद रिस्पेक्टिव क्लास। तो दो चीजें हैं, जैसे इधर आपको क्लास क्या गिवन है? क्लास लिमिट गिवन है, क्योंकि ये 19 पे ख़त्म हुई है और अगली 20 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है ये क्लास लिमिट है। तो पहले तो हमने इसको क्लास बाउंड्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तरीकाकार आपको बताया था। हम क्या करेंगे, ये अगर ऊपर नीचे लिखी हो तो आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाता है कि ये 20 में से 19 माइनस किया है और डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर आया 0.5। इनिशियल पॉइंट में से माइनस करते गए और फाइनल पॉइंट में ऐड करते गए। हमारे पास जो क्लास बाउंड्री बनी वो पहले कॉलम के अंदर हमने लिख ली। इधर जो डाटा गिवन है वो हमारा रो की फॉर्म में लिखा हुआ था, लेकिन अब इस रो को हमने कॉलम की फॉर्म में लिख लिया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमें। इसी तरह भी आप रो की फॉर्म में भी लिखा रहने दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट मैंने जो है वो एक ही स्लाइड पे रखने के लिए इस तरह की है। इसके बाद जो नंबर ऑफ ऑपरेटर है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है ईच क्लास की। तो क्लास बाउंड्री आपको गिवन थी, क्लास इंटरवल हमने फाइंड किया। क्लास इंटरवल क्या है कि हर क्लास के अंदर जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो जो है वो क्लास इंटरवल है। पहली क्लास का इंटरवल 2 था, अगली का 5, उससे अगली 5, उससे अगली 5, उससे अगली 10, 44 माइनस 35। तो ये आपका सॉरी 44.5 माइनस 34.5, तो ये आपका क्लास इंटरवल 10 आ गया। इसी तरह 54.5 माइनस 44.5, ये 15 लिखा हुआ है इधर, ये गलती से 15 लिखा हुआ है, या इधर फ़र्क होगा या इधर फ़र्क होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, नंबर ऑफ ऑपरेटर तो गिवन थे 9। अब क्लास इंटरवल जो है वो क्या है? 2। तो अब हम इसकी जो प्रोपोर्शनल हाइट है वो निकालेंगे, क्योंकि अब जब हमने बार ड्रा करनी है तो उसकी जो विड्थ बननी है वो क्या होनी है? 2। 7.5 से स्टार्ट होके 19.5 तक जानी है वो विड्थ एक्स एक्सिस के ऊपर जो ड्रा होनी है। तो एक्चुअली विड्थ अब 2 यूनिट है। तो जो 9 फ्रीक्वेंसी कवर हमने करनी है एक बार के अंदर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट लेनी है, अब अगर वो हम 9 लेते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 2 18 बन जाएगी, जो कि गलत है। तो इसका मतलब है कि अब हमें प्रोपोर्शनल हाइट उधर ड्रा करनी है। तो प्रोपोर्शनल हाइट क्या होगी? 9 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 4.5। अब 4.5 को 2 के साथ आप दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें, ये आपका 9 दे रहा है। तो जो एक्चुअल डाटा आपने इस ग्रुप के अंदर शो करना था वो आपको कितना मिल रहा है? 9 नहीं मिलेगा। हम ग्राफ में जाके दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं।
इसी तरह आप सेकंड क्लास की प्रोपोर्शनल हाइट फाइंड करना चाहेंगे तो 188 को 5 पे डिवाइड कर देंगे उसकी क्लास इंटरवल के साथ, तो आपको प्रोपोर्शनल हाइट मिल जाएगी उस क्लास की। ये तो इधर नज़र ही नहीं आ रहा, गायब ही हो गया। हाँ जी, ये आ गया आपके पास। अच्छा, ये थोड़ा सा अजाफी पोर्शन भी इसके अंदर मौजूद है। ये जो ऊपर ये वाली कर्व आपको बनी नज़र आ रही है, इसको अभी आप कंसीडर ना करें, आप सिंपल बार को देखें। तो हमारी जो पहली क्लास थी वो 17.5 टू 19.5 थी, 2 का इंटरवल था। अगली क्लास 19.5 टू 24.5। तो एक्चुअली जो है वो ये वाला ग्राफ इतना सही नहीं बना हुआ, मैंने ऊपर साथ बता भी दिया है कि ये एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी कर्व भी नहीं है, और जो हम अभी हिस्टोग्राम की बात कर रही हैं ये वो भी नहीं है सही तरह। वजह क्या है कि 2 यूनिट जो है वो 5 यूनिट के बराबर तो नहीं ना हो सकती एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसको जो है वो आप रीडिज़ाइन कर लीजिएगा, लेकिन दिखाने का पर्पज़ ये है कि 2 यूनिट छोटी होनी चाहिए थी इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, इधर तक आनी चाहिए थी, और 5 यूनिट अगर ये हैं, अगली 3 क्लासेस के अंदर 5 यूनिट थी, और उससे अगली क्लास के अंदर जो है वो 10 यूनिट थी। तो 10 यूनिट और 5 यूनिट ऑलमोस्ट दिखने में सेम ही नज़र आ रही है। तो इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए था, इधर तक आना चाहिए था। और इसी तरह लास्ट ग्रुप जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 15 थी तो वो इधर से स्टार्ट होकर थोड़ी इधर तक चलनी चाहिए थी। तो ये थोड़ी प्रोपोर्शनल जो आपकी विड्थ बन रही है वो सही तरह ड्रा नहीं की गई। आप खुद इसको ड्रा कीजिएगा। ये 2 इधर होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, 5, 5, 10 और 15। इसके कारस्पॉन्डिंग जो हाइट ड्रा की गई हैं वो ऑलमोस्ट ठीक ड्रा की गई हैं, 4.5। और ये जो भी आपकी आ रही थी हाइट, ये डिफरेंट हाइट जो है वो रफली आपने ड्रा करनी है। इस हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में फ़र्क क्या है कि हर 2 बार जो है वो आपस में क्या है, कंसेक्टिव है। हर 2 बार आपस में कंसेक्टिव है। तो हिस्टोग्राम में हमने 2 चीज़ें करनी थी, एक प्रोपोर्शनल हाइट को हमने ड्रा करना था फ्रीक्वेंसी के तौर पे एज अ हाइट, और एक्स एक्सिस में हमने क्लास बाउंड्री को ड्रा करना था। जब हम क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल जो है वो डिफरेंट आती है। लेकिन इधर मिस्टेकनली जो ग्राफ बना हुआ है वो थोड़ा सा उसमें मसला है, इसको आप खुद ड्रा कीजिएगा और सेट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी जो ऊपर मैं स्किप कराया था। ये तो कुछ नहीं किया इधर। जी, ये हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम क्या होता है? A curve showing change in the value of one or more item from one period to next period। तो उसमें हमने ये वाली एग्जांपल भी देखी थी। एक कंटिन्यूस डाटा के अंदर जो चेंज आ रहा है, आपको बताया सिर्फ 90-29, 90-30, 90-31 का ज्ञात। तो एक्चुअली तो आप देखें तो इनके कारस्पॉन्डिंग एक एक पॉइंट ही बनता था, लेकिन जो इसकी कंटिन्यूस प्रेजेंटेशन है हमने डाट को मिला दिया, जो उसको नाम क्या देते हैं, हिस्टोरीग्राम। और जो वर्टिकल बार की फॉर्म में आपने ड्रा किया है, कंसेक्टिव बार ड्रा की है, उनको नाम हम देते हैं हिस्टोग्राम। और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक और चीज़ आती है, दोनों को अगर कंबाइन मैप कर दिया जाए
आप देख रहे हैं कि इधर हिस्टोरिग्राम भी बना हुआ है वर्टिकल बार की फॉर्म में, और हिस्टोग्राम भी बना, सॉरी फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनी हुई है। ये फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है? मिड पॉइंट ऑफ ईच रेक्टेंगल को अगर हम ज्वाइन कर दें तो उधर से जो ग्राफ बनता है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। क्योंकि ये हमारे पास ये वाली हिस्टोरिग्राम इटसेल्फ इतना अच्छा नहीं बना हुआ, तो जब आप इसको बनाएंगे तो दोबारा इसके ऊपर जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करके जो आप एक ग्राफ सा इस तरह इसके ऊपर बनाएंगे, इसको नाम हम देते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व का। ये आपने एक्सरसाइज के तौर पे करना है तमाम लोगों ने। अच्छा, आपकी एक और एक्सरसाइज है कि डाटा कैसे कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। डाटा कलेक्ट करने के कितने तरीक़ेकार हैं, क्या मेथड है, किस बेस पे जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, क्या डाटा कलेक्ट करने से पहले कोई क्राइटेरिया बनाया जाता है या बस ऐसे ही उठ के जो है वो डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है। तो जो आपने प्री रिक्विजिट काम करने होते हैं वो भी आपने देखने हैं। फिर डाटा कलेक्ट करती दफ़ा जो आपको मज़ीद चीज़ें नज़र में रखनी होती हैं उनको भी आपने जो है वो देखने, और जो डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर जो उसको ट्रीटमेंट है वो हम लेक्चर के अंदर देखेंगे कि क्या होती है। ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप में से किसका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकती हैं। ये क्वेश्चन पूछिएगा। काइंडली सर, काइंडली पीएमई की लेक्चर टीम के में इन सर ऐड बिटवीन भी ये माइक अनम्यूट करने की इजाजत दे दीजिएगा। हमें कुछ क्वेश्चन बीच में से समझ नहीं आए थे, हमने पूछने थे तो वो आप आगे आके हैं, तो फिर इस वजह से वो साथ अच्छा, ही उसमें पूछने। चले ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो तो फिर हम इनका साथ साथ पहले पूछ जवाब लेंगे, सुन फिर लें। हमें साथ साथ समझ आती जाएगी। बेटा मैं बताने लगूँ ना, मेरी अब सुन लें। तरीकाकार हमारा ये हुआ करेगा नेक्स्ट क्लास से कि रिकॉर्डिंग मैं पहले से अपलोड कर लिया करूँगा, और मैं आपसे डायरेक्टली जब क्लास स्टार्ट होगी ना तो मैं पूछूंगा ये कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 10, एक तो अटेंडेंस भी मैं लगाया करूँगा इसी तरह 1 बाय 1 सब की, और साथ मैं ये भी पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन है जो भी आपने लेक्चर पहले से सुन लिया होगा, जो जो उसमें डिफ़िकल्टी आ रही होंगी आप उस वक्त पूछ सकते हो। तो ये वाला मसला नहीं आने ठीक है वाला, ठीक है। बाकी जो लोग अभी तक ऐड नहीं ठीक है। हुए वो ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये वाली टेक्निकल डिफ़िकल्टी आपको नेक्स्ट टाइम दोनों ही नहीं आएंगी। सर हिस्टोग्राम काइंडली रिपीट। जी मैं हिस्टोग्राम को रिपीट कर देता हूँ, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए। सर काइंडली ये स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा। जी जी, ये स्लाइड जो है वो अपलोड हो जाएंगी, आपसे करना करें। सर हम कोई बुक फॉलो करेंगे या सिर्फ हम स्लाइड्स ही कवर करेंगे? देखिए बुक तो मैंने आपको 4 बता दी है, तो वैसे तो जो है वो उनमें से बुक आप जो मर्ज़ी चाहें देख सकते हैं। तो मैं जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहूँ कि फ़लाँ बुक जो है वो लाजमी आप फॉलो करें, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट हो जाने ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाने आपके लिए बुक फॉलो करना। बेहतर यही है कि बुक फॉलो ना ही हम अभी करें। हाँ, अगर आपकी ऑन कैंपस क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी फिर अगर कोई बुक आप चाहेंगे फॉलो करना तो वो की जा सकती है, क्योंकि बुक में जो है वो कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी होती है ना कि जो ऑनलाइन में कवर नहीं की जा सकती। तो इस वजह से जो है ये स्लाइड से ही बेहतर रहेगा। आप वैसे बुक कोई भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं अपने तौर पे, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शुरू में मैंने 4 बुक्स बता दी हैं, इसके अलावा भी कोई अच्छी बुक आपको लगे तो वो भी आप इस्तेमाल करें। हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हिस्टोरीग्राम क्या था? एक कंटिन्यूस जो कर्व थी
डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो चेंज आ रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए जो हम ड्रा कर रहे थे वो था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? वर्टिकल बार चार्ट की तरह ही है, लेकिन वो बार आपस में क्या है, कन्वेक्टिव है। और उसमें क्या चीज़ स्पेशलिटी है कि जो विड्थ है वो ऑटो पे सेट हो जाती है। जब आप उसके बेस में क्लास को रखते हैं, क्लास का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो वो जो उसकी इंटरवल आता है वो उसकी क्या बन जाती है, विड्थ बन जाती है रेक्टेंगल की। तो हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो डिफरेंट होगी और तमाम रेक्टेंगल जो है वो कंसेक्टिव होंगे। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है उसमें हाइट। हाइट हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं इसमें प्लेस करते। जो हाइट ड्रा करते हैं हिस्टोग्राम में वो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल हाइट ड्रा करते हैं। प्रोपोर्शनल हाइट ड्रा क्यों करते हैं? ये जो बार आपकी होती है ये एक्चुअली एरिया दे रही होती है। कोई भी रेक्टेंगल है ये आपकी क्या देती है, एरिया देती है। तो जो शुरू में हमने बार ड्रा की थी वो आपकी डायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी ड्रा करते थे, या डायरेक्टली जो भी आपकी हाइट होती थी वो आपकी उधर आ जाती थी। लेकिन अब हिस्टोग्राम के अंदर हम जो है वो प्रोपोर्शनल हाइट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो विड्थ है वो हमने बेस में ड्रा की है। पहले हमने सब इक्वल विड्थ की जो रेक्टेंगल है वो ड्रा करते थे, लेकिन अब हर रेक्टेंगल की अपनी एक विड्थ है। उस विड्थ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे विद प्रोपोर्शनल हाइट तो आपको वही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। 9 था जैसे, तो 9 आपको कैसे मिलता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4.5। तो एक्चुअली एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो प्रेजेंटेशन कर रहा है कि कितने लोग इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, कितनी लोगों की ये प्रेजेंटेशन दे रहा है। जो भी आपकी वो फ्रीक्वेंसी है उस चीज़ को जो है वो उधर फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ एरिया आपकी कन्वर्ट हो जाती है इन हिस्टोग्राम। तो इस वजह से हम जो है वो अगर 9 उधर प्लेस करते हैं, 9 मल्टीप्लाई विद 2, 18 एरिया जो है वो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो जाती है। तो इस वजह से हम जो हाइट है उसको एडजस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लास इंटरवल। हर क्लास का अपना एक इंटरवल होता है, उसके साथ डिवाइड जब करते हैं हाइट को या फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी होती है उसको डिवाइड करते हैं उस इंटरवल के साथ, तो हमारे पास जो नया नंबर आता है प्रोपोर्शनल हाइट का उसको हम ड्रा करते हैं हाइट के अंदर। जी अभी आप में से कोई लीव ना कीजिएगा, मैंने अटेंडेंस अभी डाउनलोड नहीं की। ये कोई अरसा ही हो गया अटेंडेंस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा इधर। सर इधर से टीम से डाउनलोड करेंगे ना? टीम से तो डाउनलोड करेंगे लेकिन इधर शो ही नहीं हो रही। सर पहले तो सामने ही आ जाती होती है। सर इधर वो जहाँ पे तो ऑप्शन नहीं बने हुए, उसके साथ वाला होगा ऑप्शन। ऑप्शन जो है वो दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, लीव कर दें या एंड कर दें मीटिंग। पहले इधर ही जो है वो हुआ करता था इसी के साथ ही अटेंडेंस डाउनलोड वगैरह। अच्छा इसमें हाँ अब आएगी डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट आ गई है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सर आप जब लेक्चर अपलोड किया करेंगे तो सीआर को बता दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि आपने अपलोड कर दिया। लेक्चर जो है वो आपका इधर ही अपलोड भी हो जाएगा, ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी, और इसके अलावा जो है वो स्लाइड में अभी अपलोड कर देता हूँ। जी सर, नहीं नेक्स्ट टाइम से जब अगले लेक्चर से जब आप अगले लेक्चर हाँ तो हाँ वो आपको मैं पहले से बता कर वो मैं वो सीआर को सीआर बता दिया करूँगा और सीआर आपको इन्फॉर्म कर दिया करेगा। जी ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज।